नमस्कार, खबरों तक का खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। कई कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी की भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कई संघर्ष ऐसे होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं। इसलिए इसी तरह की कहानियां और संघर्ष की गाथा लेकर हम इस कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नवीन कटियार साहब, जो कि बिजनेसमैन हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं। कैसे ये समाज में मिसाल बन चुके हैं, आज यही जानने का प्रयास करेंगे। नवीन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है खबर अब तक पर। नमस्कार कमल जी। नवीन जी, आपका नाम ही ऐसा है कि जिसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, और आपसे मेरा सवाल सीधा सीधा सा है कि एक गांव में रहने वाला लड़का जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसका भविष्य क्या हो सकता है, और एक शहर में वो आता है, चकाचौंध भरा एक माहौल उसे मिलता है, करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ चंद पैसे लेकर आता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल आपकी ज़िंदगी में जो उभर कर सामने आता है। इसका जवाब अगर हमारे दर्शकों से आप साझा कर सकते हैं। कमल जी, मैं बताऊं, मैं बहुत यूपी के एक बहुत छोटा सा शहर है कन्नौज। इवन जब मैं वहाँ रहा करता था तो वो शहर भी नहीं, एक कस्बा हुआ करता था, तहसील हुआ करता था, जो आज की डेट में जिला बन चुका है। उस जिले, उस तहसील में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, सराय मीरा। मैं वहाँ से आता हूँ, और मेरा जो एजुकेशन हुआ था एक संघ का स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। मैं घर से पैदल जाता था, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, और घर से स्कूल तक पैदल जाना 5-6 किलोमीटर जाना, 5-6 किलोमीटर वापस आना। तो मैंने एक बार अपने पेरेंट्स से एक डिमांड की। मैंने बोला, पापा मुझे ना एक साइकिल दिला दो। तो पेरेंट्स को जब मैंने बोला कि मुझे साइकिल दिला दो, तो पेरेंट्स ने बोला, बेटा पैदल चला जाया करो, क्या ज़रूरत है, अभी साइकिल महंगी आती थी। उस टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। मैं बात बता रहा हूँ आपको 85-86 की। तो जब उन्होंने मुझे एक साइकिल दिलाई, मेरे एक नेबर हुआ करते थे श्याम तिवारी, उन्होंने उनसे एक सेकेंड हैंड साइकिल लेके मुझे दी। उस साइकिल को लेके मैंने कहा, पापा मुझे नई साइकिल नहीं दिला सकते थे क्या? तो उन्होंने बोला, बेटा जिस दिन अपने पैसे से खरीदोगे तब पता लगेगा नई की कीमत क्या होती है, पुरानी की कीमत क्या होती है। तो जब वो कीमत की बात आई तो दिल में एक बार तो आया कि आज मैं पुरानी साइकिल चला रहा हूँ तो एक दिन ऐसा जरूर करूँगा कुछ ना कुछ कि मैं सब कुछ अपनी दम पे कर पाऊँ। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र अप्रॉक्सीमेट हुआ करती थी 10 या 11 साल। 10-11 साल की थी। तभी आपने ये सोच बना ली थी कि कुछ तो करना है। कुछ तो ऐसा साइकिल के एग्जाम्पल से आप सेट कर चुके थे अपने माइंड को कि बड़े होके ऐसा करना है कि पैसे की जो अहमियत आज समझी जा रही है, उस पैसे को अपनी जेब में भी रखें और समाज सेवा में भी लगाएं और दूसरों के लिए मिसाल भी बन जाए। उसके बाद क्या होगा अपनी ज़िंदगी में, आपने क्या किया? इसी बीच में बताऊं, जैसे मैं स्कूल जब जाया करता था तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते थे, वो स्टाइलिश स्कूल बैग लेके आते थे, उनकी पानी की बोतल स्टाइलिश हुआ करती थी, लंच बॉक्स बहुत स्टाइलिश होता था। तो हमेशा दिल में एक कसक रहती थी कि यार ये सब इतने बड़े परिवार से आते हैं, ये अमीर हैं, हम गरीब हैं। स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, प्राइवेट स्कूल था। पेरेंट्स ने सोचा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़कर थोड़ा बच्चा बड़ा बन जाएगा। कहते हैं कि साथ खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो यही शायद उनके दिमाग में रहा होगा पेरेंट्स के कि इनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल के बजाय, तो शायद ये देख के अच्छा बन जाए। और तो आप मिडिल क्लास फैमिली? मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास नहीं कह सकते, लोअर क्लास ही कह सकते हैं। हाँ, मिडिल क्लास तो फिर भी बड़ा होता था। तो मैं जब लोग हमारे फ्रेंड्स आते थे, बड़ी अच्छी सी गाड़ियों में आते थे और कुछ अच्छे से स्कूल बैग लेके आते थे, पानी की बोतल अच्छी सी होती थी, हमें लगता था कि यार ये सब चीज़ें इनके पास कैसे आती हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। तो दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती थी कि यार तुम्हारा ये 3 कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स छोटा सा लेके जाते हो, पानी की बोतल के लिए तुम्हें टंकी के टैप से पानी पीना पड़ता था। वो चीज़ भी आपको इतनी बड़ी लगती थी? तो उस टाइम पे वो एक लंच बॉक्स भी बहुत बड़ा लगता था। तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि चलो हम अपने आप को कुछ ऐसा करेंगे जरूर ज़िंदगी में कि एक दिन अपने आप पे प्राउड फील हो कि मैंने अपने लिए कुछ किया है और अपने साथ के लोगों के लिए किया और अब समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की, आगे की पढ़ाई कहाँ से की, और गुरुग्राम जैसे इतने बड़े शहर में जो दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से कम भी नहीं है, कहाँ से आपके आइडिया आया कि आपको गुरुग्राम जैसी सिटी में जाना चाहिए, और घर से क्यों आप निकले जबकि घर पर ही आप कुछ काम कर सकते थे, वहाँ भी नौकरी कर सकते थे कन्नौज में भी?
मैं बताऊं, कन्नौज एक छोटा सा शहर था, इत्र के लिए प्रसिद्ध था। उस शहर में जो लोग, या तो लोग अमीर ही हुआ करते थे या बहुत ही गरीब हुआ करते थे। अगर आपने थोड़े दिन पहले देखा हो, एक पीयूष जैन करके एक हमारे बहुत पड़ोस, मतलब हमारे शहर के एक बड़े जाने माने लोग थे, जिनके यहाँ पे कुछ कई लाख, कई 100 करोड़ रुपए मिले थे, तो काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो उस शहर से मैं आता हूँ जहाँ पे बड़े और छोटे में डिफरेंस बहुत बड़ा है। मिडिल क्लास तो बहुत कम है, बड़ा और छोटा बहुत है। तो मैं उस शहर से आता हूँ, और वहाँ पे जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद लगा कि मुझे कुछ अगर करना है तो किसी एक ऐसे ए क्लास सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही जाना पड़ेगा जहाँ पे कुछ फ्यूचर दिखे। क्योंकि आप जब तक बी क्लास और सी क्लास सिटी में रहते हैं तो आपका फ्यूचर बी क्लास और सी क्लास के अकॉर्डिंग ही रहता है। लेकिन फिर भी एक बड़े शहर में जाने के लिए या तो कोई प्रेरित करता है आपको, या बहुत बड़ा हौसला भी चाहिए, क्योंकि घर छोड़ना, ऐशो आराम छोड़ना, माता पिता से दूर रहना और रोज घर का खाना खाना, ये सब कुछ दूर हो जाता है। किसने प्रेरित किया आपको? एक्चुअली ये सारी प्रेरणा आती है अंदर से। मुझे जब कुछ बड़ा करना है तो बड़े शहर में ही जाना पड़ेगा। बड़े शहर में जाके ही कुछ बड़ा कर सकते हो। छोटे शहर में ना अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ना उतनी सुविधाएं होती हैं। माता पिता क्या कह रहे थे उस दौरान? पेरेंट्स का तो सिर्फ एक ही चीज होती थी, बेटा ये जो थोड़ी बहुत जमीनें पड़ी हैं, इन्हीं की देखरेख कर लो। बाद बाकी पैसा, पेट तो यहाँ भी भरना है, पेट वहाँ भी भरोगे। बट वो सेटिस्फाई थे। मैं अपनी उस टाइम पे अपनी चीज से, लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था। तो एक सेटिस्फेक्शन पाने के लिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए मैं बड़े शहर में आया। तो उस उम्र के दौरान आपने एक फैसला लिया कि गुरुग्राम जाना चाहिए। वो उम्र क्या थी आपकी उस दौरान, और आपने गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में आकर महसूस क्या किया? सबसे पहले क्या मुश्किलात आपके सामने? मैं आपको बताऊं कि जब मैं 18 साल के नियर बाई हो गया था, तो मैं गुड़गांव में आया 1997 में। 97 में आने के बाद एक्चुअली घर से ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच की फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पास पैसे घर वालों ने भी बहुत लिमिटेड दिए थे। मेरे पास 100 रुपये हुआ करते थे कि बेटा जाओ 100 रुपये लेके आप गुड़गांव, और आपको जो भी करना है कर लेना, नहीं हो तो 100 रुपये खर्च हो जाए तो वापस आ जाना। ये 100 रुपये खर्च होने के बाद तो मैं गुड़गांव में आ गया। मेरे ये एक मौका था आपके पास कि गुरुग्राम जाना है, कामयाब हो के या तो आना है, या ऐसे ही खाली हाथ लौट आना है? ये एक्चुअली जो ये मौका भी कह सकते हो, इसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही कह सकते हो। कि हमारे पास ये थ्रेट था कि आपको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आपको फिर वही जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसमें जो मैं छोड़ के आना चाह रहा था। तो जब मैं उस जिंदगी को छोड़ के गुड़गांव आया, गुड़गांव में आने के बाद मैंने नौकरी की तलाश की। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहता था, तो मेरा खाने का और रहने का खर्च नहीं होता था। मेरे पास जो 100 रुपये थे, उस 100 रुपये से मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था कि मैं कुछ इतने हिसाब से खर्च करूं कि मेरे वो 100 रुपये जो है ना तब तक चल जाए जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती, या मेरी नौकरी की सैलरी नहीं आती। नवीन जी, आपकी आंखों में देखकर मैं महसूस कर सकता हूं कि आपने बहुत संघर्ष देखा उस समय। एक 100 रुपये से आपने क्या क्या नहीं किया होगा उस दौरान, थोड़ा सा अगर हम बता सकते हैं। क्योंकि आज भी हमारे जो युवा हैं, आप जानते हैं बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है देश में, उनके भी सपने होते हैं। और ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसका सबसे बड़ा मकसद भी है कि आप जैसे जो शख्सियत है जो कामयाब हुई है, ताकि आपकी जो स्टोरी उनसे साझा कर सके कि 100 रुपये में भी कोई आदमी अपना गुजर बसर कर सकता था उस समय। वो कितनी मुश्किल होती थी आपको, कैसे आप खाना खाते थे, कैसे बाहर जाते थे, कैसे जॉब मांगने जाते थे? मैं बताऊं आपको कि जब मैं हरिनगर से फैक्ट्रियों में जाता था गुड़गांव में नौकरी ढूंढने के लिए, तो जहाँ भी जाता था उस जगह बोर्ड तो लगा होता था कि मुझे आवश्यकता है हेल्पर की, और उसके ऊपर की कोई पोजीशन नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आया था, मैंने पॉलिटेक्निक किया था, डिप्लोमा किया था, तो एक हेल्पर की नौकरी मुझे थोड़ा सा तकलीफ देती थी, क्योंकि ना तो वो परमानेंट नौकरी होती थी, ना उसमें उस समय कुछ सैलरी मिलती थी। तो मुझे बहुत एफर्ट करने के बाद, कंपनियों में डोर टू डोर एफर्ट करने के बाद मुझे 3 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। फिर मुझे पता लगा कि गुड़गांव में एक अपना बाजार करके एक कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं। वो प्लेसमेंट एजेंसीज़ नौकरियाँ दिलवाती हैं कुछ पैसे लेके। तो मैंने वहाँ भी 1-1.5-2 महीने मैंने धक्के खाए कि मुझे कैसे भी करके एक इंटरव्यू हो जाए मेरा, जहाँ पे मैं नौकरी कर पाऊँ, नौकरी मिल जाए। बट मुझे फिर भी नहीं मिली। तो एक चांस की बात थी कि किसी एक कंपनी में मुझे एज ए इलेक्ट्रीशियन की एक नौकरी मिल गई, जो कि मैं एज ए मतलब प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। प्रोजेक्ट में काम करना
और वो भी इलेक्ट्रिशियन की नौकरी, जिसमें हमेशा ये दिखता था कि ये दीवार तोड़नी है, ये काम करना है, ये बहुत ही टफ होता था। मतलब आज अगर आप इमेजिन करो तो आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं आता है, सिर्फ आंसू ही आते हैं ये सब सोचने के बाद। जीरो से शुरू किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल जीरो नहीं, बिलो जीरो। मतलब जीरो के पहले अगर कुछ होता है तो वहाँ से स्टार्ट किया है कि चीज़ें बिलो जीरो से स्टार्ट होके एक लेवल तक आए। बट हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में होती थी कि हर कोई कहता था कि यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपके दिमाग में थी बात? तो मेरे दिमाग में इसका रिवर्स था। अच्छा। कि लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमारे दिमाग में था कुछ पाने के लिए, खोने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ ये था कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने वो कहावत ही पलट दी बिल्कुल कि मेरे कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो कहावत हमारे दर्शक भी जरूर याद रख लेंगे। आपने बहुत बड़ी बात की अपने आप में। और कहते हैं ना, कहावतें बदली भी जा सकती है, इतिहास भी बदले जा सकता है और नया इतिहास भी बनाया जा सकता है। आपने अपनी ज़िंदगी में अपना इतिहास बदला और कभी सोचा नहीं। जिस दौरान आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे थे, आपने कहा सर्दी गर्मी बरसात इसी तरह का काम किया और पहली सैलरी हमेशा याद रहती है इंसान को। 100 रुपये आपकी जेब में थे जब कन्नौज से आप आए, उसके बाद पहली सैलरी आपको कितनी मिली? पहली सैलरी मुझे 2,500 रुपये की मिली थी और वो 2,500 रुपये मेरे लिए आज 2.5 करोड़ के बराबर हैं। तो वो एफर्ट किए और उसके रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स के बाद जब मुझे पहली नौकरी मिली, नौकरी के बाद पहली सैलरी मिली, और वो खुशी किसी के साथ बयां कर ही नहीं जा सकती। ये सिर्फ यू कैन इमेजिन नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। 2,500 रुपये आपकी जेब में आते हैं, और लेकिन 2,500 से फिर करोड़ों रुपए का बिजनेस भी खड़ा करना, वहां तक पहुंचना, ये कोई आसान बात नहीं। यहाँ तक तो सब पहुंच जाते हैं, पहली सैलरी मिल गई और 2,500 रुपये जेब में आ गए, खर्चे थोड़े बहुत मैनेज होने लगे। लेकिन आगे इतने बड़े गुरुग्राम शहर में बिजनेस अपना खड़ा करना, और इलेक्ट्रिशियन की जॉब करने वाला एक लड़का जब उम्र दराज होता है, आगे बढ़ता है, तो उसके बाद इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करता है? और अपने बिजनेस के बारे में जरूर बताइएगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे आपने एम्पायर खड़ा किया बिजनेस का? जॉब स्टार्ट करने के बाद बहुत टाइम तक सिर्फ नौकरी करता रहा। एक टाइम पे ये लगा कि नहीं, वो जो मुझे पाना था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन जो मुझे अब चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ और भी करना चाहिए। 1997 में आपको जॉब मिली? 97 में उसके बाद कितने साल तक जॉब किया? फिर मैं 2010 तक अपनी इसी तरीके से नौकरी करता रहा। 2010 तक। ओके। और 2010 में मैंने आके अपनी जॉब को छोड़ा और बिजनेस करने का इरादा बनाया। ये जॉब छोड़ने का बड़ा रिस्क नहीं लगा आपको? जॉब छोड़ने का रिस्क तो बहुत बड़ा था कि इसके बाद घर कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे, फेलियर हो गया तो लोग ताने मारेंगे। यहीं से मिसाल भरी कहानी मुझे लगता है शुरू होती है। यहाँ इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि जब आदमी कुछ करने जाता है तो कुछ खास लोगों को बताता है कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपने कुछ खास लोगों को बताया कि उसमें मेरे दोस्त भी थे, कुछ शुभचिंतक भी थे, कुछ ऐसे लोग भी जिनको मैंने इंटेंशनली बताया था, जो मुझे पसंद करते थे बट अंदर से पसंद नहीं करते थे। अच्छा, कि वो आप पहचान नहीं पाए कि आपके शुभचिंतक कौन हैं और कौन आपका अच्छा बुरा। तो मैंने उनको भी बताया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, तो उनके दिमाग में आता था कि यार ये लड़का अभी नौकरी अच्छी भली कर रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपनी। ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट था हमारे पास, जेनसेट के प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट किया। तो जहाँ भी जाते थे कि जेनसेट को रिपेयर करना है, क्योंकि एज ए टेक्नीशियन जॉब स्टार्ट की थी तो सारा एक्सपीरियंस टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग लाइन का ही था। तो जब भी किसी कस्टमर के पास जाता था कि सर आपके जेनसेट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। बट धीरे धीरे वो एफर्ट इस तरीके से होते चले गए कि मैं 2012 में मेरे किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड की एक डीलरशिप ऑफर हो गई। और वो मैंने डीलरशिप स्टार्ट की, वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट चेंज हुआ। 2012 तक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ चुका था, यहाँ तक हम पहुंचे थे और बहुत सी बातें आपने संघर्ष की आपने बताई है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि 2012 के बाद नवीन कटियार के अच्छे दिन आ गए थे? अच्छे दिन तो नहीं कह सकते, बट अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि 2012 में मुझे एक एम्प्लॉयर की तरह देखा जाने लगा था। मैं अपने आप को एज ए एम्प्लॉयर देख रहा था और मैंने अपनी एक टीम बनानी शुरू कर दी थी। जो मैं पहले अकेला चला था, अकेले खुद सारी चीजें अपने कदमों पे लेके चल रहा था, कंधों पे वजन उठा के चल रहा था। तो मुझे मार्केटिंग खुद कर रहे थे, मार्केटिंग खुद, सर्विसेज खुद कर रहे थे, कामयाबी का रास्ता आप तलाश ही रहे थे। कोई आपके साथ नहीं था, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी कि आपका कोई पार्टनर हो, आपका कोई रिलेशन में हो, आपका भाई हो?
कोई भी नहीं? 2012 के बाद हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हुए धीरे धीरे, क्योंकि जब उम्मीदें दिखती हैं लोगों को तो लोग जुड़ते हैं, कुछ करेगा ये, कुछ करेगा। तो हमारे साथ फिर एक हमारे एल्डर ब्रदर के फ्रेंड हैं, वो एसोसिएट हुए, सुमित बजाज, वो मेरे साथ आए, उनको मैं अपने साथ लेके फिर मैंने ये चीज़ें धीरे धीरे मार्केट में जाना स्टार्ट किया, किर्लोस्कर ब्रांड को प्रमोट किया, थोड़ा सर्विसेज को आगे बढ़ाया, परफॉर्मेंस इस लेवल तक लेके आया कि लोग कहते हैं ना कि मेहनत इतनी करो कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे आए। तो उसी फलसफे पे हम लोग चल रहे थे कि मेहनत करते जाओ, कामयाबी तो एक दिन आ ही जाएगी। तो आपने मेहनत 2012 से इस कदर शुरू की, शुरुआत तो हालांकि पहले से कर ली थी, लेकिन अकेले आप 2012 से तो एक टीम बनती गई। फिर 2012 के बाद आपको कभी लगा कि आप कहीं मुश्किल में फंस गए हैं, या इस बिजनेस को कैसे अब आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि जिस लेवल पर इंसान पहुंचता है फिर उसकी चाहत और ऊपर लेवल तक जाने की हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं यार और ऊपर जाना है और ऊपर जाना, अब क्या करें क्या करें? कमल जी, होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो आपको उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, और थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन वाले हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा रहती हैं। तो हमेशा हमने एक ही चीज़ सोची थी कि जब भी कुछ भी करेंगे टॉप 3 पे जाके करेंगे। तो टॉप 3 पे हमने किर्लोस्कर की एक डीलरशिप स्टार्ट की। किर्लोस्कर डीलरशिप स्टार्ट करने के बाद फिर एक डीलरशिप ली, दूसरी डीलरशिप ली, तीसरी डीलरशिप ली। उसके बाद फिर मेरे ब्रदर एसोसिएट हुए बिजनेस में, प्रवीण कटियार जी, उनको मैं साथ लेके आया। फिर मैंने टीम को और बड़ा बनाया। धीरे धीरे करते फिर मैंने अशोक लीलैंड ट्रक्स एंड बसेस की डीलरशिप स्टार्ट की, बॉस ऑटोमोटिव्स की डीलरशिप स्टार्ट की। फिर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया, एक और बिजनेस में आ गया। बट इन सब चीज़ों के साथ साथ मैंने हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखा कि कोई भी काम अकेले नहीं होता, टीम चाहिए, पूरी टीम चाहिए। टीम में भी जिम्मेदार लोग चाहिए, और ऐसे लोग जो आपके लिए नहीं अपने लिए काम करें। जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, एज ए कर्मचारी काम करते हैं, तो वो कभी भी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो अपने आप को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कंपनी अपनी स्पीड से चलती है। जब आपको किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है तो हमेशा ऐसे लोग चाहिए जो कंपनी के काम को अपना काम समझ के करें और अपनी तरीके से करें, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ। इंसान मिले, मुझे हर मोड़ पे एक जिम्मेदार इंसान मिला। मैं जितना बिजनेस सेटअप करता चला गया, हर एक लेवल पे मुझे एक जिम्मेदार इंसान मिला है, और उन लोगों ने कंपनी को आज इस लेवल पे पहुंचाया है कि मैं आज फख्र से कह सकता हूं कि कंपनी को मल्टीप्लाई करना उन्होंने सिखाया है। तो हम देख भी पा रहे हैं जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, ये तो जेटी टेलीकॉम कंपनी के साथ मैंने स्टार परफॉर्मर का अवार्ड लिया है। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिससे आपको सम्मान मिला है। सम्मान मिला देख है। रहे हैं अशोक लीलैंड भी आपने जिक्र किया है, और जेटी का आपने जिक्र किया है। बिल्कुल देख सकते हैं, ये कामयाबी का कहते हैं ना एक सिंबल होता है, और आपको जो सम्मान मिले क्या महसूस होता है सर जब आप मैं फिर वहीं आऊँगा कि कन्नौज में एक छोटे से जगह से निकलते हैं और गुरुग्राम जैसे शहर में आते हैं और यहाँ तक आप पहुँच गए, इतना सम्मान मिला है, इतना मान मिला है, तो आज सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जो सोचा था वो हो गया, या और भी करना है अभी? कहते हैं कि अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं, आप कुछ अलग करने की सोचते हैं, तो कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। संतुष्टि तब होती है जब एक टारगेट अचीव हो जाता है। तो जब एक टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके बाद संतुष्टि थोड़ी देर के लिए मिलती है, और दूसरा टारगेट फिर तैयार हो जाता है। तो एक बार को अचीव करने के बाद दूसरा बार अपने आप बनता जाता है, दूसरा बार बनना तो फिर तीसरा बार बना लेते हैं। तो धीरे 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 आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ बनती जाती हैं। यानी लालच की बात नहीं है, जुनून की बात है। देखिए, लालच की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में मेरे लिए खाने के लिए, रहने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, परिवार, ऑफिस, सब कुछ है। गाड़ी, बंगला, घर, मकान, सब कुछ है। इससे ज़्यादा आदमी को लालच के खाने पीने के लिए इंसान को यही चाहिए, तो वो सब कुछ है। लेकिन अब एक वो ऐसा जुनून है कि कुछ करके दिखाना है कि हम इस समाज में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो कुछ ऐसा करें कि दुनिया याद करे। जब आप अपने पिछले दिनों को सोचते हैं, सबसे बड़ा वाक्य आपके सामने क्या आता है? जब आप सुबह उठते हैं
क्या आप सोचते हैं, माइंड में क्या लेकर चलते हैं जब रात को सोते हैं, क्या आपके मन में चलता है माता पिता को लेकर? क्योंकि मैं एक फैमिली को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहता हूं इसके बाद। सबसे पहले ये बताइए कि वाकया क्या आपके मन में आता है जब आप अपनी ज़िंदगी में निराश होते हैं या आपको हौसला चाहिए होता है, तो क्या याद करते हैं उस वक्त? जब भी कभी निराशा आती है, अगर पहली चीज़ यही है कि निराशा आने से पहले इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आती कि निराशा क्यों आएगी, निराशा क्यों आएगी। अगर आपका कहीं ना कहीं अचीवमेंट नहीं होता है, कहीं ऐसा डिससेटिस्फेक्शन होता है जो आप करना चाह रहे थे नहीं हो पाया, तो उससे पहले हम हर एक चीज़ का एक स्टेप बना लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप बनाते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा बड़ा टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो निराशा हमेशा वहाँ से दूर चली जाती है जब आपकी कोशिशें बहुत अच्छी होती हैं। यानी निराशा कभी आपको हुई नहीं अभी तक? निराशा आती है, बट उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे हम अपनी तैयारियां पहले से ही रखते हैं। वही तो हम जानना चाहते हैं कि दर्शकों को क्या कहेंगे जब आप निराश हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए आपको, कि निराशा ना हो कि आप बल्कि कोशिश ये करें कि उस पर ध्यान ना देकर आगे काम करें ताकि आपकी जिंदगी सवर जाए। निराशा हमेशा एक फेलियर के साथ आती है। और अगर आपने अचीवमेंट करना सीखा है और हर चीज़ को आप अचीव करते जाते हैं, अचीव करने के लिए या निराशा ना लाने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे काम करना पड़ता है। हर एक माइलस्टोन को आप बनाते हैं, उसको अचीव करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर एक माइलस्टोन बनाते हैं, अचीव करते हैं, काम करते हैं, तो निराशा जब आपका एफर्ट देखती है तो अपने आप लौट जाती है। नवीन जी, क्या लगता है आपको एक माइंडसेट ये बनाना भी चाहिए कि कई बार हमें फेलियर भी मिल सकता है? डेफिनेटली, जब इन्वायरमेंटल फेलियर होते हैं, पेंडेमिक फेलियर होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो उस समय फिर एक विश्वास होता है कि हमने इतने एफर्ट किए हैं, ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो ये आशीर्वाद आपको ओवरकम करके आगे लेके आएंगे। मालूम था कोरोना जैसे इतना बड़ा संकट भी हो सकता है। कोरोना की मैं आपको बात बताऊं, जब कोरोना का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो इस पेंडेमिक में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था कि मैं घर से नहीं निकलूं, बाहर नहीं जाऊं, कहीं एयर में नहीं जाऊं कि कहीं वायरस हमारे को अटैक ना कर दे। बट हमारा कुछ बिजनेस ऐसा था जो कि लाइक हम लोग, मैंने बताया आपको, किर्लोस्कर का हमारा सर्विस सेंटर है, अशोक लीलैंड का सर्विस सेंटर है, जो कि डेली डे टू डे या डेली नीड की चीज़ों पे डिपेंड था। जैसे जेनसेट है, हॉस्पिटल्स में लगा है, अगर हॉस्पिटल्स बंद हो गए तो फिर सर्विसेज कैसे देंगे, किसी को जान माल का कोई नुकसान ना हो जाए। तो हमने अपनी टीम को इस तरीके से प्रेरित किया कि उन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए पूरे कोविड टाइम में आप खुद अपनी टीम को लीड कर रहे थे और काम करते रहे। हर कोई अपने बारे में सोच रहा था, फिर हम सोच रहे थे थोड़ा समाज के बारे में भी सोच लें, क्योंकि किसी की हर एक आदमी की जान बहुत कीमती है। अगर हमारे थोड़े से एफर्ट से वो जान बचती है तो हमें एफर्ट करने चाहिए। तो इसके लिए कई बार होता है कि परिवार बोलता है कि आप बाहर से आए हो तो आज घर मत आना, कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप एक काम करो गेस्ट हाउस में रुक जाना, आप बच्चों को खराब मत करना, कहीं अगर बच्चों को कुछ हो गया। बट थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने धीरे धीरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इतना आगे बढ़ाया कि आज सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं और हम अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं कोविड पीरियड में काम करने के बाद भी। जी, अंतिम सवाल है मेरा, मैंने कहा था फैमिली को लेकर एक सवाल पूछूंगा। मॉरल सपोर्ट वाइफ का, और बच्चे हैं आपके, और माता पिता हैं आपके, रिश्तेदार हैं आपके, भाई हैं, कैसे मिलता है? आप कह सकते हैं ना सबसे नज़दीकी जो होते हैं आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, असल पार्टनर तो वो है, उनका कैसे सपोर्ट रहता है? इन सबका सपोर्ट कैसे रहता है? एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपनी जिम्मेदारियां अपने परिवार में बांट लेते हैं तो आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। कि अगर जैसे हमने अपने परिवार में एक कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली कि मैं बाहर की दुनिया देखूंगा, आप हमारे घर की, परिवार की, सारी रिश्तेदारों की दुनिया को संभालो। जब वो उन सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं तो मेरे को अपने काम के लिए फ्री कर देते हैं कि आप बाहर की दुनिया संभालो, जो आपके टारगेट है उन पे काम करो और अपनी वो सारी इच्छाएं, यानी दूसरे पार्टनर की तरफ से खुली छूट है। दूसरे पार्टनर की तरफ से खुली छूट है कि आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए है। बिल्कुल, आप काम कीजिए, आप काम कीजिए, घर हम देखते हैं। अच्छा। आप बाहर देखिए और आप वो सब कुछ करो जो आपको करना चाहिए। आपकी जिंदगी का फलसफा क्या है, हमारे दर्शकों से बताएंगे कि वो भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो क्या उन्हें सबसे बड़े बात ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, खासकर हमारे युवाओं के लिए, जो आज की युवा बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। खबरें अभी तक के सारे दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो
तो आप अपना विजन बनाओ सबसे पहले कि फर्स्ट विजन मेरा ये है, और उस विजन को या तो अपनी डायरी पे नोट करो, अपने रिलेटिव्स को बताओ, अपने नोन को बताओ, अननोन को भी बताओ, जो आपको कहीं ना कहीं से ये नॉक कर दे कि आपने ये सोचा था करने के लिए, वो आपको हमेशा प्रेरित करते रहे। जिस दिन वो लोग आपको प्रेरित करते रहेंगे उस दिन आप अपने आप वो सारी चीजें कर जाओगे जो आप करना चाहते हो। बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे बातचीत करने के लिए, और अपनी ज़िंदगी का जो भी निचोड़ है आपने अपने शब्दों में बयां किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कमल जी, थैंक यू। कहानी कामयाबी के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपको एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे, और हमने हमेशा कहा है कि जब कहानी कामयाबी की आप सुनते हैं किसी की ज़ुबानी, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसलिए हमेशा ये कार्यक्रम देखते रहिएगा और देखते रहिए खबरें अभी तक भी। नमस्कार।